देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे, जहां पर रीलबाजी को नरेंद्र मोदी रोजगार बताकर आए थे दोस्तों, वहीं पर राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं। बताएंगे कहां। बिहार में पहली संयुक्त रैली हो रही है दोस्तों, और मोदी के रीलबाजी वाले रोजगार को लेकर राहुल गांधी भी भरपूर जवाब देने के लिए है तैयार। बताएंगे कौन सी सीट पर प्रचार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल तेजस्वी के साथ में एक और नेता ज्वाइन करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की प्रचंड रैली। बताएंगे कौन है ये जिन्होंने बीजेपी को 2024 में पानी पिलाया था दोस्तों। इसी के साथ में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पोस्ट से हटाने की क्या धमकी दी है। बताएंगे एक नया मामला सामने आया। इसी के साथ में विपक्ष के कौन से बड़े नेता ने अमित शाह को एनाकोंडा बताकर जमकर निशाना साधा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे बिहार चुनाव समय देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त रैली के बाद महागठबंधन की एकजुटता ही पूरे चुनाव को एक तरफा परिवर्तन की ओर मोड़ देंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी अप्रैल महीने के अंदर बिहार में एक कार्यक्रम के लिए जाते हैं दोस्तों, जहां पर अंबेडकर आवास में जाने के लिए राहुल गांधी को लोकल प्रशासन के द्वारा रोका जाता है दोस्तों। एयरपोर्ट से लेकर अंबेडकर हॉस्टल तक राहुल गांधी को जाने के लिए रोका जाता है दोस्तों। ऐसे में छात्रों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, ये बात एकदम कंफर्म थी, और प्रशासन के तमाम तरीके के सुरक्षा के इंतजाम और रोकने की तमाम कोशिश के बावजूद राहुल गांधी अंबेडकर हॉस्टल पहुंच जाते हैं, जहां पर राहुल गांधी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लहराते हुए साफ तौर पर सामाजिक न्याय का मैसेज दिया था दोस्तों। लोकल प्रशासन के द्वारा दमन के सारे उपाय फेल हो गए थे दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर तक दर्ज किया गया। फिर भी राहुल गांधी दरभंगा जिले में अगली बार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पहुंचे दोस्तों, और बार बार राहुल गांधी दरभंगा जिले पहुंचते हैं, क्योंकि यहां पर पिछली बार महागठबंधन को 10 में से केवल 2 सीटें मिली थी, और यही बड़ा कारण था कि महागठबंधन बिहार में सरकार नहीं बना पाया दोस्तों। राहुल गांधी आज वहीं पर तेजस्वी यादव के साथ रैली करने जा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की दरभंगा और मुजफ्फरपुर के अंदर रैली होने वाली है दोस्तों, यानी दोनों जिलों को मिलाकर टोटल 20 में से केवल 6 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है, बाकी 14 सीटें एनडीए गठबंधन के पास है। यानी इन दो जिलों को मिलाकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए कम से कम 5 और सीटें जीतने का एक मौका है दोस्तों। और अगर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा रहेगा तो सीटें सरकार बनाने लायक बढ़ सकती है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि इन दो जिलों पर कांग्रेस पार्टी पूरा फोकस कर रही है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के साथ में पहली रैली बिहार चुनाव को लेकर करने जा रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी पिछली बार वादा करके गए थे कि एक बड़ा हाइड्रोजन बम फूटेगा। क्या राहुल गांधी आज मंच से कोई बड़ा हाइड्रोजन बम बीजेपी के खिलाफ फोड़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी एक बात का जवाब तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों को देंगे दोस्तों, और वो है नरेंद्र मोदी के द्वारा रोजगार के नाम पर लोगों से, बच्चों से रीलबाजी करने के लिए बोले जाना। यानी नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि गुजरात के अंदर बड़े बड़े उद्योग लगे और गुजरात में गिफ्ट सिटी जैसे फाइनेंशियल सेंटर बने और बड़े बड़े स्टेडियम बने और ओलंपिक जैसे गेम हो, साथ साथ कई सारे एयरपोर्ट बन जाए और बुलेट ट्रेन भी चल जाए। लेकिन बिहार की बारी आए तो बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं बल्कि रीलबाजी करवाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी दोस्तों। मोदी का मानना है कि इंटरनेट सस्ता है, इसीलिए बिहार के बच्चे रीलबाजी करें और वहां से पैसा कमाए। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि मोदी बिहार को लेकर कैसी मानसिकता रखते हैं दोस्तों। और आज राहुल गांधी इसी बिहार विरोधी मानसिकता का जवाब देंगे दोस्तों। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के मैनिफेस्टो यानी तेजस्वी प्रण के पन्ने कुछ लेकर आने वाले हैं दोस्तों। इस पन्ने में सबसे टॉप पर लिखा हुआ है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लेकर आया जाएगा, और महागठबंधन की सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर नौकरी प्रदान करेगी। यानी बिहार के अंदर हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई जाएगी दोस्तों। तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए पिछली बार नीतीश कुमार कह रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, कोई रोजगार नहीं दे पाएंगे। लेकिन बाद में जब केवल 17 महीने की सरकार बनी तो नीतीश कुमार के हाथ से ही लोगों को रोजगार दिलवाया महागठबंधन ने। इससे पता चलता है कि भाजपा वाले तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए जा रहे वादे पर बेशक सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 17 महीने में अगर 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और 3 लाख नौकरियों को प्रक्रिया अधीन किया जा सकता है तो कुछ भी कर सकता है महागठबंधन। आप लोग की क्या राय है दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को अखिलेश यादव का भी फुल सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। अखिलेश बीजेपी के द्वारा मोहन यादव को भेजे जाने के कारण बिहार आ रहे हैं दोस्तों। यानी भाजपा को लग रहा है कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेजकर यादव समाज के वोटों को अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने अब आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग 6 जिलों के अंदर रैलियों का आयोजन करने का फैसला लिया है दोस्तों। समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सारण, पूर्वी चंपारण, सिवान और कैमूर के अंदर अखिलेश यादव भी अपना दौरा करने जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि महागठबंधन एक एक जगह एकजुट होगा तो पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन का पहली बार सुपड़ा साफ बिहार में होगा, तो लेकर जरूर बताया। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
कुछ लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार बीमार नहीं है बल्कि वो केवल नाटक करते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी वालों को बार बार एक्सपोज करते रहे। नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार पटना के अंदर बख्तियारपुर के अंदर सभा को संबोधित कर रहे थे और अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांग रहे थे। दोस्तों इस दौरान नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का वादा करते हैं, यानी नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अगला मुख्यमंत्री बनाने का वादा करते हुए कहते हैं कि हम लोग पुनः एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर देश का विकास होगा। इससे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बोलना कुछ और चाह रहे होंगे, मुंह से निकल कुछ और गया होगा। दोस्तों लेकिन बात यह नहीं है। जब दोबारा नीतीश कुमार से बोला गया कि बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो तो प्रधानमंत्री हैं, तो इस पर नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो वो है ही है, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार शायद नरेंद्र मोदी को अब उनके पोस्ट से हटाकर वापस से गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने की पूरी प्लानिंग में है। इसके पीछे बड़ा कारण यह भी है दोस्तों कि बार बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए भाजपाइयों को बोला जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग बार बार कोई ना कोई आनाकानी करते नजर आते हैं। इन्हीं बातों को लेकर एक नाराजगी है नीतीश कुमार में और उसके बाद नीतीश कुमार का यह बयान इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। जो भी आपकी राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी का आज बिहार का दौरा होने वाला है। उससे पहले ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बिहार वालों के दौरे आने शुरू हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि बीजेपी बिहार इकाई की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए राहुल गांधी के 2024 और 2025 के छठ पूजा को लेकर दिए गए बधाई और मंगल कामना को दिखाते हुए दावा किया गया कि राहुल गांधी ने 2024 में जो तस्वीर यूज की थी उसी तस्वीर का इस्तेमाल उन्होंने 2025 में किया और उन्होंने पुराना ही कॉपी पेस्ट कर डाला है, यानी राहुल गांधी को छठ पूजा को लेकर कोई सम्मान नहीं है। इस तरीके का दावा बीजेपी बिहार वाले कर रहे थे दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी के दोनों पोस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी ने जो दूसरी लाइन लिखी है वो एकदम अलग लिखी है और राहुल गांधी छठ पूजा का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं ये उस वीडियो से पता चलता है जिस वीडियो में राहुल गांधी बिहार के युवकों से बात कर रहे हैं और उस वीडियो में ज्यादा टाइम राहुल गांधी छठ पूजा के बारे में युवकों से बात कर रहे हैं, छठ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बिहार क्या सोचता है इस बारे में जान रहे हैं दोस्तों। और बीजेपी बिहार वालों का दावा है कि राहुल गांधी छठ पूजा का सम्मान नहीं करते। दो शब्द जरा लिखकर बताइएगा भाजपा बिहार वालों के बारे में जो नरेंद्र मोदी को लेकर दावा कर रहे थे कि मोदी छठ पूजा मनाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए दोस्तों, क्योंकि छठ पूजा मनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पानी में उतरना पड़ता है और दिन में सुबह जगना पड़ता है। हो सकता है प्रधानमंत्री 9 बजे सोकर उठते होंगे तो उन पर टाइम नहीं होगा दोस्तों। वैसे भी आप लोग जानते हैं कितना काम करते हैं प्रधानमंत्री, उनको बिहार में जाकर रीलबाजी को रोजगार बताना पड़ता है, तो ऐसे कुतर्क वाले स्क्रिप्ट लिखने में भी काफी टाइम लगता है प्रधानमंत्री को। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि वो 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पोस्ट पर शपथ लेंगे। छपरा जिले के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खेसारी लाल यादव के समर्थन में वोट की अपील करते हुए तेजस्वी यादव ने 14 नवंबर को परिणाम आने के बाद 18 तारीख को मुख्यमंत्री पोस्ट पर शपथ लेने का दावा करते हुए कहा कि हम लोग 18 तारीख को शपथ लेंगे, उसके 20 महीने के भीतर यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में हर परिवार के पास एक सरकारी नौकरी जरूर हो, यानी हर परिवार के लोगों का योगदान सरकार चलाने में होना चाहिए। इसके लिए पूरी नीति तैयार की जाएगी। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया दोस्तों जिसे लेकर अब नया बवाल शुरू हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में जारी वाक युद्ध अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। शिवसेना यूबीटी पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने सोमवार को मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर दो तरफा हमला बोला है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर चुनाव आयोग मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दूर नहीं करता है तो विपक्ष को मिलकर फैसला करना होगा कि वे स्थानीय निकाय चुनाव होने देंगे या नहीं होने देंगे। अमित शाह को एनाकोंडा बताते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह पूरे महाराष्ट्र को निगलना चाहते हैं, इसीलिए बार बार महाराष्ट्र के दौरे पर भी आते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अमित शाह से जो सवाल पूछे जाने चाहिए वो ऐसे भी गंभीर है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को क्यों बीजेपी वाले महाराष्ट्र से हटाकर गुजरात की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। जो गिफ्ट सिटी महाराष्ट्र में बनना चाहिए था उसे गुजरात में बनाया जा रहा है। जब ये सवाल पूछे जाएंगे तो भाजपा के लोग अलग ही तरीके से धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि उद्धव ठाकरे जो बोल रहे हैं शब्द गलत हो सकते हैं लेकिन उनका भाव सही है। अगर आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना चाहते हैं दोस्तों तो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में पटना के गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के अंदर उड़ान टोला शिवपुरी में प्रचार प्रसार के दौरान असामाजिक तत्वों ने प्रचार गाड़ी पर लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए, जिसके बाद गाड़ी में मौजूद एनडीए समर्थक और उस शख्स के बीच में भिड़ंत हो गई। दोस्तों दोनों के बीच काफी कहा सुनी हुई और एक वीडियो भी सामने आया है। एनडीए का समर्थक बोलता है कि तू अपना काम कर, आरजेडी का समर्थक कहता है कि यहाँ भाजपा का प्रचार नहीं चलने देंगे, यहाँ केवल महागठबंधन और आरजेडी चलेगा। फिर एनडीए का जो समर्थक है वो कहता है कि तुम आरजेडी को वोट दो ना, हम
कुछ नहीं कह रहे हैं। आरजेडी का समर्थक कहता है कि यहाँ प्रचार नहीं चलेगा, आप यहाँ से जाइए। एनडीए का समर्थक कहता है तुम गुंडागर्दी करोगे, तो इस पर आरजेडी समर्थक कहता है कि आपको यहाँ प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। दीघा विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला है दोस्तों। एनडीए के उम्मीदवार संजीव चौरसिया ने आरजेडी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है, लेकिन घूम फिरकर सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह क्यों एक पीड़ित व्यक्ति की तरह बर्ताव करने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि किसने मुद्दे को भड़काया होगा और बाद में जब देखा कि अब मामला आगे बढ़ रहा है तो फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगे होंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर दोस्तों, आप क्या समझते हैं किसका दोष रहा होगा। इसी के साथ में इंदौर में बीजेपी के नगर के अध्यक्ष सुमित मिश्रा की कार्यकारिणी लिस्ट जारी होते ही पार्टी के अंदर बगावती सुर तेज हो गए हैं दोस्तों। जिन कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें जगह मिलेगी, वे खुद को नजरअंदाज होता देख भड़क गए और नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कुछ घंटों में ही विरोध सड़क पर उतर आया और पार्टी दफ्तर तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने नगर के अध्यक्ष सुमित मिश्रा के फोटो पर काली पोत डाली दोस्तों, और करीब 9 महीने की लंबी प्रतीक्षा के बाद जो लिस्ट घोषित की गई, कार्यकारिणी की लिस्ट घोषित की गई, उसमें 33 सदस्यीय टीम बनाई गई। 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्री बनाए गए, लेकिन इसमें कई सारे वरिष्ठ नेताओं का नाम नहीं है, जिसे लेकर नाराजगी और ज्यादा बढ़ी है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों। इस वीडियो में बीजेपी के सबसे कट्टर समर्थकों में से एक व्यक्ति विनोद अग्रवाल दिखाई दे रहे थे। विनोद अग्रवाल बीजेपी के वही समर्थक है जिन्होंने एक बार मोदी के प्रचार के लिए कमल कमल बोलकर इतनी बार कमल बोल दिया था एक ही सांस में कि वीडियो वायरल हो गया था दोस्तों, और उन्हें बीजेपी का अच्छा खासा बड़ा समर्थक माना जाता था। ऐसे में उनका कुछ दिन पहले रोता हुआ एक वीडियो आया क्योंकि उनके दुकान के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया दोस्तों। अब इसी मामले को लेकर विनीत अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है दोस्तों। अचानक से योगी आदित्यनाथ का फोन गया और उनको मिलने के लिए बुलाया गया, क्योंकि भाजपा के कट्टर समर्थक का यह हाल है बुलडोजर से, तो आम जनता के तो कहना ही क्या है दोस्तों। और मेरठ के अंदर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए जरूर विनीत अग्रवाल पहुंचे थे, लेकिन कई सारे और भी व्यापारी मेरठ के अंदर ही मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में के नारे लगा रहे थे। ये मेरठ के वही लोग हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बुलडोजर 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 कर रहे थे, बुलडोजर बाबा कर रहे थे, लेकिन अब इनको स्वाद आ गया जब इनके खुद के दुकानों के ऊपर बुलडोजर चल गया दोस्तों। दो शब्द जरूर लिख के बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि आज नहीं तो कल सबके भ्रम टूटेंगे, तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कुछ दिन पहले बीजेपी ने पूरी तरीके से राज्य का राजस्व खोल डाला था दोस्तों। बीजेपी ने 2 महीने लगातार महिलाओं को माई बहन योजना का फायदा पहुंचाया था, यानी जिसे लड़की बहन योजना कहा जाता है, उसका फायदा महाराष्ट्र में पहुंचाया था और महिलाओं को पैसे अकाउंट में मिले। तो ज्यादातर महिलाओं को लगा होगा कि लगातार 2 महीने आए तो इसका मतलब लगातार आता रहेगा, लेकिन बाद में महिलाओं के साथ धोखा किया गया दोस्तों और कई लाख महिलाओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। उसके बाद किसानों से जुड़ा जो वादा किया गया था ऋण माफी का, वो भी पूरा नहीं किया गया और फसल बीमा योजना में चल रही धांधली के मामले पर भी कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और प्रहार संस्थान के संस्थापक बच्चू कड्डू ने किसानों के साथ मिलकर यलगार मार्च निकालने का प्रयास किया है दोस्तों। मार्च निकालते हुए वो नागपुर की ओर रवाना हो गए हैं अपने हजारों किसानों के समर्थकों के साथ में, किसान समर्थकों के साथ में, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर स्थित सरकारी आवास रामगिरी की सुरक्षा अचानक से बढ़ा दी गई है। रामगिरी निवास के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है दोस्तों। जाने आने वाले पुलिस की कड़ी नजर में बने हुए हैं, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अधिकारियों को तैनात किया गया है दोस्तों। अमरावती से शुरू हुई यह यात्रा यलगार मार्च 150 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके नागपुर यानी आरएसएस के गढ़ और देवेंद्र फडणवीस के गृह जिले पहुंच रही है दोस्तों। किसानों की जो सबसे मुख्य मांग है वो किसानों के पूर्ण कर्ज माफी की मांग है। दूसरा, खेत मालिकों को उनकी उपज का हामी भाव यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिलना चाहिए। दिव्यांगों को 6,000 रुपए मासिक मानधन दिया जाना चाहिए और किसान इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। ये सारे वादे हैं जो बीजेपी वालों ने महाराष्ट्र के चुनाव से पहले किया था और महाराष्ट्र में चुनाव जीत गए तो बीजेपी को केवल धारावी का अडानी का प्रोजेक्ट दिखाई दिया दोस्तों। बाकी मामले पर बीजेपी के लोग वादा पूरा करने से कोसों दूर हैं और इसीलिए किसानों का एक बड़ा समूह बीजेपी के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए इस तरीके से मैदान में उतरा हुआ है। दो शब्द जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ बिहार के सीमांचल के किशनगंज के पोठिया प्रखंड क्षेत्र में कचहरी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था। इसमें पप्पू यादव, कन्हैया कुमार सहित सांसद मोहम्मद जावेद आजाद और कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी कमरुल होता मौजूद थे। इस दौरान कन्हैया कुमार ने कहा कि मजेदार प्रधानमंत्री इस देश ने चुना है, खुद भी रील बना रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल रील बना रहा है और अब जनता से भी रील बनाने के लिए बोल रहे हैं। अगर रील बनाना रोजगार है तो नरेंद्र मोदी को ये बात अमित शाह को बतानी चाहिए ताकि अमित शाह का बेटा आईसीसी का सेक्रेटरी पोस्ट से इस्तीफा देकर रील
बनाना शुरू कर दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो सस्ता डेटा देते हैं। यानी दोस्तों जनता को किस लेवल पर मूर्ख समझ रहे हैं भाजपा के लोग कि खुलेआम बोल रहे हैं कि आप लोग रील बनाइए, रील बनाने से पैसा आता है। यानी लोग रोजगार मांग रहे हैं और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं रील बनाओ। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने निर्वाचन आयोग यानी ईसी का नोटिस मिलने पर जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग की गलती है, हम क्या करें। प्रशांत किशोर जब 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव करवाने गए थे दोस्तों, तो उस समय उन्होंने वहां पहचान पत्र बनाया था दोस्तों। इसके बाद अब बिहार में भी उनका एक पहचान पत्र उनके गृह विधानसभा क्षेत्र का है दोस्तों। तो ऐसे में दो जगह पर एक व्यक्ति का पहचान पत्र नहीं हो सकता, ये इलीगल है यानी कानूनन जुर्म है दोस्तों। इस पर प्रशांत किशोर की ओर से नोटिस मिलने के बाद बोला गया है कि ये अगर गलती है तो चुनाव आयोग की गलती है, उनको खुद देखना चाहिए। अब देखते हैं आगे इस पूरे मामले पर क्या किया जाता है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र के बचाव में पूरी कांग्रेस उतर आई है। इस क्रम में विधायक दल के नेता और पीसीसी के चीफ ने 3 नवंबर को अहम बैठक चंडीगढ़ में बुलाई है दोस्तों, जिसमें आने वाले वक्त के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। अहम बात यह है कि इस लड़ाई को लड़ने और सारे हालात पर विचार करने के लिए कांग्रेस के प्रभारी और सह प्रभारी को चंडीगढ़ भेजा गया है। रविवार को चंडीगढ़ और पंचकुला के पास पीसीसी चीफ राव नरेंद्र ने बैठक को लेकर पुष्टि कर दी है दोस्तों। वे वाई पूर्ण कुमार की शोक सभा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आए थे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और सह प्रभारी जितेंद्र बघेल और प्रफुल्ल गुर्दे 3 नवंबर को विधायक दल की बैठक में आ रहे हैं। तो हरियाणा कांग्रेस के अंदर अब पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी कि विरोध का कोई आवाज ना उठे और पूरी पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़े। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के दिवंगत नेता विवादित मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके कल्याण सिंह उर्फ बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से एक नए जिले की घोषणा करने का ऐलान किया है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार प्रशासन ने तैयारी की है और मुहर लगाई जा रही है, जिसके अंतर्गत अलीगढ़ जिले के अतरौली, गंगीर तथा बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र को मिलाकर एक नया जिला बन सकता है और इसका नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा दोस्तों। राज्य परिषद आयुक्त एवं सचिव कार्यालय की ओर से अलीगढ़ और बुलंदशहर जिला को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें दोनों जिले के सीमा वाले क्षेत्रों को पुनर्डिलिमिटेशन करके नए जिले की संभावना पर रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया है। बीजेपी के नेता राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर प्रस्ताव रखा है कि कल्याण सिंह के नाम पर इस जिले का नाम होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या कदम उठाया जाता है दोस्तों, लेकिन लगातार चर्चाएं जारी है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मंगलवार को बंगाल सहित 12 राज्यों में स्पेशल एनरोलमेंट रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी बीच राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अटकलों को हवा दे दी है दोस्तों। पूर्वी मेदिनीपुर के अंदर नंदी कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि 5 मई तक राज्य में सरकार का गठन नहीं होता तो चुनाव आयोग के पास राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है। मुख्य निर्वाचन आयोग यानी CEC ज्ञानेश कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया था कि राज्य में वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद ही चुनाव होंगे। अब देखना यह है दोस्तों कि बंगाल में जिस तरीके का संघर्ष जारी है और तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वो कभी भी इसे लागू नहीं होने देंगे, तो इसके बाद आगे क्या होता है। लेकिन बीजेपी के लोग राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकियां दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों बिहार के शेखपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी आरिफ एहसन और SP बलिराम कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से जवाहर नवोदय विद्यालय शेखपुरा स्थित स्ट्रॉन्ग रूम, डिस्पैच सेंटर और काउंटिंग हॉल का निरीक्षण किया दोस्तों। उन्होंने चुनाव तैयारियों का जायजा लेते हुए कुछ आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। स्ट्रॉन्ग रूम के निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने EVM और VVPAT की मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए गहन आकलन करने के साथ ही कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। CCTV कैमरों को भी लगातार निगरानी के लिए ऑपरेटिंग रखा जाना चाहिए। इस तरीके के भी कुछ आदेश हैं दोस्तों। अब देखते हैं आगे इसे लेकर पार्टियों की ओर से क्या कोई चिंता जताई जाती है कि सही से रखरखाव नहीं किया जा रहा या फिर सब कुछ सही होगा। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सहरसा में बीजेपी के विधायक आलोक रंजन झा का सौर बाजार प्रखंड के सहरिया गांव में जोरदार विरोध हुआ दोस्तों। इस बार सिर्फ करनी चलेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी, यह दावा किया गया। IP गुप्ता की पार्टी यानी महागठबंधन की पार्टी ने कहा कि इस बार महागठबंधन की करनी चलेगी। आप क्या समझते हैं दोस्तों, क्या बीजेपी के नेताओं का जिस तरीके से बिहार में विरोध हो रहा है, क्या ये विरोध 20 साल के जनता के गुस्से के कारण हो रहा है या फिर भाजपा वाले जो दावा करते हैं कि विपक्ष के लोग साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं? तो लिखेगा जरूर साथ साथ।
सोशल मीडिया पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम यह है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से छठ मनाया, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने छठ पूजा को इस लेवल पर मनाया है, बल्कि खुद से मनाया है। और छठ पूजा में अलग अलग तरीके के इंतजाम किए गए ताकि छठ पूजा अच्छे से मनाया जा सके। इन दावों पर जवाब देते हुए लेखक मृणाल पांडे ने कहा कि राबड़ी देवी इससे पहले एक मुख्यमंत्री के तौर पर भव्य छठ पूजा कर चुकी है और देश भर के अंदर छठ पूजा को लोग उस टाइम से और ज्यादा जानने लगे हैं। तो भाजपा वाले हर चीज में अपना क्रेडिट लेना बंद करें और ये बताएं कि यमुना घाट की सफाई में क्यों बीजेपी वाले पूरी तरीके से धाराशाही हो गए और झूठे झूठे तस्वीरें शेयर करते हुए मामले को तोड़ मरोड़ने की कोशिश की गई। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि विकास जब धरातल पर नहीं होता तो तस्वीरों में ही एडिटिंग करनी पड़ती है, और यही हाल था बीजेपी वालों का, खासकर दिल्ली के घाटों को लेकर। साथ साथ दोस्तों आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बोले, कहा यह बिहार का चुनाव चुन्नू और मुन्नू का खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि चुन्नू को वोट दे दिया तो मुन्नू नाराज हो जाएगा, मुन्नू को वोट दिया तो चुन्नू नाराज हो जाएगा। आप लोग समझिए कि यह लड़ाई बिहार की अस्मिता को बचाने की है, बिहार में सामाजिक न्याय को स्थापित करने की है, और इसीलिए चुन्नू मुन्नू का खेल नहीं है, जिससे पार्टी के कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। यानी उनका इशारा बागी नेताओं की तरफ है जो सोचते हैं कि उनको टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी का विरोध कर देंगे। तेजस्वी यादव की इस बात से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत धन्यवाद।